दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। क्लास नंबर 6 चल रही है। मैं हूं संभव जैन और यूपी स्पेशल में जो पीसीएस मेंस में जीएस पेपर 5 होता है उसमें अपन आज प्रश्न नंबर 20 करेंगे। इससे पहले अपन ये 19 प्रश्न कर चुके हैं साहब। आज जो हमने सबसे पहले टॉपिक लिया वो लिया जौनपुर का। तो साहब मुबारक हो जौनपुर वालों, तुम्हारी मायके के बारे में चीज़ें आ रही हैं साहब है। तो जौनपुर की आर्ट एंड कल्चर और उसकी जो आर्किटेक्चर रही उसके बारे में अपन सब कुछ समझेंगे। तो इस लेवल पर कोई भी क्वेश्चन आए कि जौनपुर की संस्कृति या कला या स्थापत्य के बारे में कुछ भी पूछे जाए, आप यही वाला आंसर घुसेड़ देना उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो की मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि हेडिंग नहीं डाली जाती है। मैं आपको बस एक आइडिया दे देता हूँ कि इंट्रो लिखा जाता है और आप इसमें बहुत अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं कि साहब तुगलक काल के समय की बात है। जो तुगलक काल में ही तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और उसी के टाइम में 1394 के आसपास जो स्वतंत्र सरकी वंश वहाँ पर स्थापित हुआ था। ये सारी चीज़ें आपने मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ी ही होंगी कि स्वतंत्र सरकी वंश जौनपुर में स्थापित था। मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था। सबको पता ही है वाली बात कि मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति था, मतलब हिजड़ा टाइप का हिजड़ा ही था जिसने सरकी वंश की स्थापना करी थी जौनपुर में और जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था। कैसा? स्वतंत्र राज्य। तो ये बात आप इंट्रो में लिख सकते हो बहुत आसानी से। अब अपन मेन बॉडी देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले अपन कला संस्कृति देख लेते हैं, फिर अपन स्थापत्य देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन आर्ट एंड कल्चर समझते हैं। कला संस्कृति कहाँ का? मेरे घर का नहीं, जौनपुर का। ठीक साहब, जौनपुर वालों की मौज है, उन्हें सब पता होगा। तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप समझ ही सकते हो कि ये इतना फेमस था जौनपुर, ये वहाँ की संगीत के लिए, नृत्य के लिए, मदरसों के लिए, कि इसे पूर्व का सिराज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि संगीत शैली और नृत्य शैली, है ना, संगीत नृत्य और मदरसों की, मतलब ये हर चीज़ थी वहाँ पर। देखो संगीत भी खूब अच्छा चलता है, नृत्य भी बहुत अच्छा चलता है और मदरसे मतलब शिक्षा का केंद्र भी आपको देखने को मिल रहा है। तो संगीत, नृत्य और मदरसों की उत्कृष्टता के कारण इसे पूर्व का सिराज कहते हैं, है ना, इसे पूर्व का सिराज कहा गया। तो आपको ये कथा ऐसे नहीं लिखनी है, जैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी, नहीं तो आपको कैसे लिख सकते हो आप कि संगीत, बस इतना ही छोड़ दो क्योंकि ये मेंस का है। मैं थोड़ा सा आपको बार बार समझाता हूँ, मेंस में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता, सिर्फ संगीत, नृत्य और मदरसों की उत्कृष्टता, और अगले में लिख दो आप पूर्व का सिराज। तो जिससे पूर्व का सिराज, बस ऐसे की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब आप देख लो कि कुछ उदाहरण लिख दो, एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जैसे किस किस तरीके के नृत्य फेमस हैं, किस किस तरीके का संगीत फेमस है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने एक नृत्य सुना होगा बिरहा नाम का, बिरहा डांस यहाँ बहुत होता है। और एक चौरसिया आपने सुना होगा, चौरसिया, तो ये डांस भी यहाँ पर बहुत होता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर हो गया। इस तरह के यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं, फोक डांस होता है लोकल लेवल पे, बिरहा नाम का और चौरसिया नाम का लोकल लेवल पे डांस होता है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने बताया कि नृत्य बहुत फेमस है, तो बिरहा, चौरसिया ये हो गई। ठीक, मदरसे के भी खूब बने हैं, संगीत फेमस है, इसलिए इसको पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ओके, ये आपने कुछ कुछ चीज़ें आर्ट एंड कल्चर की भी समझ ली। और भी बता देता हूँ 2-3 पॉइंट। जैसे यहाँ पर नटवरी नाटक बहुत फेमस है। नटवरी नाम का जो वो होता है, क्या नाम है, लोक नाटक बहुत फेमस है यहाँ का। लोक नाटक ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ये नटवरी नाम का यहाँ पर लोक जो नाटक वाटक होते हैं वो बहुत फेमस है। तो ये आर्ट एंड कल्चर में 4 पॉइंट हो गए। देखो इतना ही कर पाओगे क्योंकि और भी चीज़ें पूछी हैं। क्या पूछा है? देखो आर्ट एंड कल्चर हो गया, अब कुछ स्थापत्य के बारे में बता देते हैं। ऐसे ही आपका पेज भर जाता है। कुल मिला के अच्छी अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जौनपुर की प्रमुख स्थापत्य, जौनपुर की प्रमुख स्थापत्य, ऐसे बीच में हेडिंग डाल लो एक, और इस तरीके से ऐसे बढ़िया सा गोला बना के, देखो एक टॉय ऐसे करके, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से मैं मतलब बना लेते हैं ना, ऐसे बनाया जाता है। नहीं, गलत हो गया, तो रुको, अभी रुको। एक ऐसे और एक ऐसे, देखो कितना अच्छा। ये एक नई फ्रेमिंग मैंने आपको सिखाई कि आप ऐसे जो सांतियाँ बनता है, स्वास्तिक जो बनता है ना, सांतियाँ बन गया, तो सांतियाँ बना के भी नई फ्रेमिंग सीख लिया आपने।
अब यहाँ आप लिख दो, देखो लो, अटाला मस्जिद फेमस है। अटाला मस्जिद कितनी फेमस है, ठीक है। और देखो जामा मस्जिद फेमस है, यहाँ पर जामा मस्जिद है। जो लोग जौनपुर के होंगे ना उन्हें सब पता होगा, जामा मस्जिद फेमस है। शाही किला बहुत फेमस है, जहाँ जौनपुर का शाही किला, ये भी बहुत फेमस है। और देखो क्या क्या फेमस है, तो शाही किला है, शाही पुल भी है साथ में, शाही किला और शाही पुल दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, शाही शाही, तो ये भी आपने लिख दिया। और क्या क्या फेमस है, तो एक लाल दरवाज़ा मस्जिद पड़ती है, लाल दरवाज़ा मस्जिद। ये देखो, अब आपने इस तरीके से कुछ चीज़ें लिख दी। एक जंजरी मस्जिद भी है वहाँ पे, जंजरी मस्जिद, जंजरी मस्जिद। तो अगर आप इस तरीके से देखो चीज़ें लिख रहे हो तो इससे क्या होगा ना, पेज भी भरा भरा लग रहा है आपको, आराम से पेज भरा भरा लग रहा है, और आपका पॉइंट्स भी आपने लिख दिए। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रमुख स्थापत्य आपने बता दी कि अटाला मस्जिद है साहब, जामा मस्जिद है, शाही किला है, शाही पुल है, लाल दरवाज़ा मस्जिद है, जंजरी मस्जिद है। 6 पॉइंट्स दे दिए आपने, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ आप चाहो तो इनकी विशेषताएं बता दो कि जो स्थापत्य वहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ऐसे बता सकते हो अलग फ्रेमिंग करके कि साहब स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। अलग अलग तरीके से देखो, मैं आपको फ्रेमिंग सिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जामिनर को नई नई चीज़ें दे पाओ। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्थापत्य की विशेषताएं। ये आपको YouTube पर क्लास मिल रही है, इसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे। तो कई लोग ना बहुत हल्के में समझते होंगे, भाई ये ना 10-10 हज़ार रुपये की फ़ीस लेने वाले भी आपको नहीं समझाएंगे ये सारी चीज़ें, PDF दे देंगे, PDF से चाट लेना PDF, ठीक है। तो ये समझ लो, आपके काम आएगा। अब क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जौनपुर की, तो मैं आपको जैसे समझाऊं, जैसे जो दीवार खड़ी होती थी, जैसे कोई किला बन गया ये, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखो जब किला बनता है तो दीवार जो है सीधी खड़ी होती है, ठीक, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जौनपुर की जो जो मस्जिदें वगैरह बनी या कोई भी इमारत बनी जौनपुर में, कोई भी इमारत बनी, तो उसकी जो जो दीवारें बनी थी वो थोड़ी तिरछी बनी थी, तिरछी, ऐसी दीवारें बनी थी तिरछी, ठीक है, तिरछी दीवारें थी। और तिरछी दीवारों को जो पद्धति कहते हैं कि दीवारें साहब तिरछी तिरछी बन रही हैं, इस पद्धति को कहा जाता है सलामी पद्धति, ठीक है, सलामी पद्धति। तो आपको ये बात मैं समझा रहा था कि यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है कि दीवारें जो है तिरछी हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो है तिरछी दीवारें, तिरछी दीवारें, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे सलामी पद्धति। इससे क्या हो गया, आपके दिमाग में मतलब आपने एक पॉइंट दे दिया कि एक विशेषता ये हो गई। और विशेषता क्या है कि जो देखो जो पिलर्स बनते हैं, पिलर जैसे छत, ये छत के नीचे पिलर नहीं डाले जाते, पिलर कहते हैं ना, पिलर बनना है, पिलर। तो जो पिलर हैं वो वर्गाकार हैं, वर्गाकार, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो वर्गाकार, पिलर्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, तो वर्गाकार स्तंभ हो गए, ठीक है। और देखो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें बनी या किले बने या कुछ भी बना, उसमें मीनार नहीं है। जो मीनार होती है, ऐसे मीनार आप देखते होगे, मीनार नहीं है, तो मीनारों का अभाव है यहाँ पर, मीनारों का अभाव है। ओके, ये भी आपने समझ लिया साहब। कि अब आपने देखो 3-4 पॉइंट ये भी दे दिए, और भी पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, मेरे को तो कई सारे पॉइंट पता हैं, लेकिन आप ऐसे समझो, देखो हमने कितना अच्छा लिख दिया। ये अलग अलग फ्रेमिंग कर दी, जिससे टीचर को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक साहब। अब आप चाहो तो एक बढ़िया सा यहाँ, अगर आपकी पेंटिंग सही है तो यहाँ इस तरीके से आप किला सा बना देना। चाहो तो इस तरीके से, जैसे पेपर में लोग बना के आते हैं, कई लोग बना के आते हैं और उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं, इस तरीके से आप बना दो। गलत बन गया जो थोड़ा बीच में दिल सा, मतलब थोड़ा बीच में दरवाज़ा सा लगे, हल्का सा ऐसे दरवाज़ा बन गया, यूँ दिल का दरवाज़ा खुल गया आपका, ऐसे थोड़ा सा बना तो देखो लग रहा है ना हल्का सा किला सा। नीचे लिख दो शाही किला, है कि नहीं, ठीक सर, जौनपुर का शाही किला, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये पूरा जो है बना दिया, ये सब कुछ समझा दिया टीचर को। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इस तरीके से जौनपुर का जो स्थापत्य है, जो कला है, संस्कृति है, वहाँ से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। टूरिज्म को तो मिलता ही है ना, जो अगर कुछ घूमने लायक चीज़ें हैं तो पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, और पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो आर्थिक विकास हो जाता है।
ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आर्थिक विकास होता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो सामाजिक विकास हो जाता है। तो आपने ये पूरा का पूरा जौनपुर भी समझ लिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि तुगलक काल में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी थी। 1394 के आसपास स्वतंत्र सरकी वंश स्थापित हुआ। मलिक सरवर ने एक स्वतंत्र जो नाम मलिक सरवर नाम का हिजड़ा था वो सरकी वंश बना देता है और जौनपुरी जौनपुर के आ जाता है साहब। संगीत फेमस है, नृत्य फेमस है, मदरसे वहाँ पर खूब हैं, इसलिए इसे पूर्व का सिराज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे दो। बिरहा का एग्जाम्पल है, चौरसिया का एग्जाम्पल है, ये वहाँ की डांसिंग फॉर्म है। नटवरी नाम का वहाँ पे नाटक होता है, तो ये भी उसकी आर्ट एंड कल्चर हो गई। फिर आपने जौनपुर की प्रमुख स्थापत्य बता दी। लाल दरवाज़ा मस्जिद, झंझरी मस्जिद ये वहाँ पर हैं, अटाला मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है, शाही पुल भी है, शाही किला भी है, ये सारी चीज़ें जौनपुर में है। और आपने कुछ विशेषताएं बता दी कि साहब जो दीवारें हैं वो तिरछी हैं, जिसको सलामी पद्धति कहते हैं। मीनारों का वहाँ पर अभाव है, स्तंभ जो है वर्गाकार हैं, और इतनी अच्छी वहाँ पर इमारतें बनी है जिससे कि जौनपुर में पर्यटन उद्योग में वृद्धि हो रही है, जिससे वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, सारी बातें लिख के आप एक प्यारा सा कंक्लूजन लिख देना, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। इस तरीके से ये जौनपुर हो गया। तो अपन अगला समझते हैं साहब। और सब बढ़िया है, सब मौज चल रही है। ये मेंस वेंस की क्लास है आपकी, आनंद लेते रहो, नोट्स बनाते रहोगे तो ज़िंदगी में अच्छे नंबर ले आओगे। ज़िंदगी में तभी तो ला पाओगे जब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो ज़िंदगी में नंबर अच्छे आएंगे भाई। लोग बिज़नेस भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे वो बिज़नेस भी कर लेंगे। और लेकिन ये होता है कि अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, मान लो, देखो मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ। अभी आप जैसे जिस उम्र में हो, पेपर आप पास कर लो, मान के चलो आप पेपर पास करके आप पीसीएस बन गए, या आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आरओ बन गए, पीसीएस बन गए, कुछ भी बन गए, तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। 8वां वेतन लगने वाला है। 8वें वेतन के बाद आपकी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपये महीने। तो आप 1.5 लाख रुपये महीने का जब 12 में गुणा करोगे तो 18 लाख रुपये आपके साल के हो गए कि नहीं हो गए? एक साल में 18 लाख रुपये हो गए। 5 साल तक आपने खूब अच्छे से काम किया, 18 पंजे कितने हो जाएंगे, है ना, 90 लाख रुपये। 18 पंजे 90 लाख रुपये आपके पास 5 साल में आ जाएंगे। ये आपकी मैं बिल्कुल रियल इनकम बता रहा हूँ, आइडिया लगा लगा के। अगर आप सोचो पिछले 5 सालों में आपने जिस लाइफ स्टाइल के साथ जिया, बस उससे बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल आप बहुत ज़्यादा बढ़ा मत देना, क्योंकि इंसान क्या करता है, पैसा आने लगता है तो बहुत जल्दी खर्च करता है। खर्चा स्टार्टिंग में 5 साल मत करना बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंजूसी से रहो, लेकिन बहुत उड़ाना मत। तो 90 लाख रुपए अगर आपके पास आ रहे हैं और इसमें से आप 20 लाख रुपए आप खर्च भी कर दिए, मान लो आपने 5 साल में, ठीक है, तब भी आपके पास 70 लाख रुपए बचा, और इस 70 लाख रुपए से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, ठीक। तो आपके पास ज़िंदगी भर ना तो पैसे की टेंशन रहेगी और ना ही किसी और चीज़ की टेंशन रहेगी, क्योंकि पैसा बहुत सारी चीज़ों को सुलझा देता है। तो थोड़ा समझदार भी होना चाहिए इंसान को। और मैं आपको अपनी कुछ बातें बताता भी रहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखो एक जैन परिवार में पैदा हुआ, और जैन लोग जो है बनिया होते हैं, आप जानते ही हो, पैसे ऐसे के बारे में थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो हमारे पापा भी बहुत नॉर्मल क्लास के आदमी थे, धीरे धीरे उन्होंने यही सब दिमाग चला चला के अपना घर परिवार अच्छा कर लिया। वही मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, 1-2 मिनट बीच बीच में आपको समझाता रहता हूँ, अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अपन थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सवाल है अगला वो है यूपी में पुनर्जागरण, उत्तर प्रदेश में हुए पुनर्जागरण पर प्रकाश डालिए। पुनर्जागरण के कारण बताइए, पुनर्जागरण के प्रभाव बताइए, पुनर्जागरण क्यों हुआ, क्या निष्कर्ष निकला। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप यही वाला आंसर घुसेड़ देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण क्या होता है साहब, इंट्रो में आप लिख सकते हो। पुनर्जागरण होता क्या है, आप सभी जानते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, रूढ़िवादिता जो चल रही थी, उस पर शिक्षा हावी हुई, लोग पढ़े लिखे हुए, और पुरानी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए प्रयास किए गए और नई चेतना का विकास हुआ, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। आप जानते हो सारी चीज़ें, तो बढ़िया से इस तरीके से आप लिख देना कि साहब नई चेतना का विकास, कुछ कीवर्ड सीख लो आप। ये कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सब चीज़ें ज़रूर लिखनी है, जैसे नई चेतना का विकास हुआ, धार्मिक जो रूढ़िवादिताएं थी, रूढ़िवादिता समझते हो, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, रूढ़िवाद
रूढ़िवादिताएं, धार्मिक रूढ़िवादिताओं, गलत लिख गया, धार्मिक रूढ़िवादिताओं पर प्रहार हुआ। ऐसी चीज़ें थोड़ा आप 2-4 चीज़ें सीख लो जो आपके शब्द जो है अच्छे लगे, है याद कर लो ऐसी चीज़ें कि हर एक कोई भी क्वेश्चन आए ससुर यही घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो ये इंट्रो में आप इस तरह की बातें लिख सकते हो। अब बेसिकली देखो कि भाई उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो यार जो कारण पूरे देश में थे वही उत्तर प्रदेश में थे। ऐसा तो है नहीं कि पुनर्जागरण यूपी में कि अलग हो गया हो, जो पूरे इंडिया में हुआ था, राजा राम मोहन राय वगैरह ने जो पूरे इंडिया में काम किया वैसे ही काम उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। तो कारण समझते हैं अपन लोग, ठीक है। क्या कारण थे जिस वजह से उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण हुआ। तो बेसिकली 3-4 कारण बहुत फेमस हैं जिन्हें सिंपली आप समझ सकते हो। जैसे पाश्चात्य शिक्षा, यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लग गए साहब, तो पाश्चात्य शिक्षा में वृद्धि हुई। अब लोग जब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने लग गए तो उन्हें लगा कि साहब बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ धर्म के आधार पर ही चलता रहे। आप ऐसे समझो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। पुनर्जागरण से पहले की कहानी क्या थी कि मान लो सेब है, सेब अगर पेड़ से गिरा, सेब जो है पेड़ से गिरा, एक ये घटना हुई, तो पहले लोग कहते थे कि भगवान की देन है, भगवान की मंजूरी है साहब, तभी सेब पेड़ से गिर गया, भगवान की इच्छा थी इसलिए पेड़ से गिरा है ये। जब पुनर्जागरण हो गया तब पता चल गया गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि भगवान की मर्जी नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत थी, इसलिए सेब पेड़ से गिर गया। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो आप पेपर में ज़रूर लिख के आना। ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, मैंने जब परीक्षा दी थी तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को लिख के आया था। तो आप लोग भी इस तरह से एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आप उदाहरण लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वालों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पाश्चात्य शिक्षा में वृद्धि, ठीक साहब। और क्या क्या चीज़ें देखो आपको देखने को मिली। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया कि नहीं आया, साइंटिफिक सोच आ गई। यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप सेब वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल में सेब और ऐसे गुरुत्वाकर्षण, मैं आप शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको समझा तो है ही, समझा दिया मैंने तो आपको याद रहेगी। तो यहाँ एक उदाहरण लिख देना। और देखो क्या क्या चीज़ें हुई। तो और कारण क्या है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण हुआ। तो देखो परंपराएं जो थी, परंपराएं, उन पर प्रहार हुआ, ठीक है, पुरानी परंपराओं पर प्रहार हुआ, पुरानी परंपराओं पर प्रहार हुआ। जब पुरानी परंपराओं पर प्रहार हुआ तो लोग धीरे धीरे जागरूक हुए। तो जागरूक होते हैं तो फिर कुछ नई क्रांति आती है, फिर नई नई चेतनाएं आती हैं। तो ये पुरानी परंपराओं पर प्रहार हुआ। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सती प्रथा पर प्रहार हुआ। जैसे सती प्रथा पर, सती प्रथा, सती प्रथा बुरी थी, पुरानी परंपरा थी, इस पर अटैक हुआ। तो ये भी एक बेसिकली कारण बना कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। जब एक चिंगारी निकली, चिंगारी से आग निकली, आग से बहुत बड़ा पुनर्जागरण खड़ा हो गया। तो एक ये भी है। 2-3 और आप एक कारण दे सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे बाह्य जो आडंबर थे, आडंबर कहते नहीं, बाह्य आडंबर चलते हैं, तो बाह्य आडंबरों के खिलाफ जागरूकता फैल गई। बाह्य आडंबर, गलत लिख गया, आडंबरों के विरुद्ध जागरूकता। जब लोग जागरूक होने लगे तो पुनर्जागरण बढ़ गया। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि सोए हुए लोग जाग रहे हैं साहब, पहले गलत हो रहा था अब सही हो रहा है। तो बाह्य आडंबरों के खिलाफ जागरूकता बढ़ गई। और क्या क्या देखो चीज़ आप कारण में देख सकते हो। तो तर्क शक्ति जो है बढ़ गई, तर्क शक्ति में इजाफा हुआ, लोग सवाल पूछने लग गए। जैसा कि आप जानते हो, आपने पीके पिक्चर देखी होगी ना, पीके मूवी आमिर खान वाली, तो उसमें यही तो दिखाया है कि साहब भगवान के नाम पे लोगों को चूतिया बनाया जाए, वो सब चीज़ें ख़त्म की गई, लोग सवाल करने लगे, तर्क शक्ति बढ़ गई। तो आपने ये कारण समझ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन कि क्या क्या इसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पुनर्जागरण बेसिकली हुआ, कुछ अपन देख लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं अपन, यूपी में पुनर्जागरण, यूपी में पुनर्जागरण। थोड़ा एरिया बता देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो सबसे पहले पुनर्जागरण अपने यहाँ देख सकते हैं अपन उत्तर प्रदेश में, तो वो साइंटिफिक सोसाइटी बनी है यूपी में, साइंटिफिक सोसाइटी।
साइंटिफिक सोसाइटी। पुनर्जागरण का मतलब तो समझ ही गए हो ना कि चीज़ें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगी। तो ये आप बता दोगे साहब, सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा ये बनाई गई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इजाफा हो, इसीलिए तो बनाई गई थी। नाम भी तो इसका साइंटिफिक सोसाइटी है, तो ये साइंटिफिक सोसाइटी भी देखो बनाई गई। और कहाँ कहाँ देखो चीज़ें हुई, तो देखो एक हिंदू कॉलेज भी बनाया गया था। हिंदू कॉलेज भी बना था कि नहीं बना था? ये भी तो एक पुनर्जागरण है। शैक्षिक विकास हो रहा है साहब। तो हिंदू कॉलेज का बना है, बनारस में बना है। और किसने बनाया था? ये आपका बनाया था एनी बेसेंट ने, जिसको बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो एनी बेसेंट के द्वारा ये 1898 में बनाया गया था। ये भी आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा। और क्या क्या देखो पुनर्जागरण में आप लिखोगे तो देखो एक आंदोलन हुआ था, उसको कहते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, चाहे देवबंद आंदोलन को मत लिखो क्योंकि वो पुनर्जागरण से जोड़ नहीं सकते हम उसे, मतलब नहीं लिखो, इसको छोड़ो, मतलब सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए। और देखते हैं दूसरा कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल और अच्छा है, राधा स्वामी। ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। राधा स्वामी मठ है एक, आगरा में बहुत फेमस है। शिवदयाल साहब जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ये आगरा क्षेत्र में फेमस है। आगरा में शिवदयाल साहब द्वारा, शिवदयाल साहब द्वारा ये क्यों राधा स्वामी मठ क्यों स्टार्ट किया गया था? क्या मतलब ये चीज़ क्या करते थे ये लोग? तो ये जो है ये मतलब एक धार्मिक कह रहा हूँ, शैक्षिक जो विकास होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट करने में इनका बहुत सहयोग रहा उत्तर प्रदेश में। तो ये शैक्षिक विकास से संबंधित है। इनके आज भी बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं जो बहुत फेमस हैं आगरा में। इसको दयाल बाग के नाम से भी जाना जाता है, कई लोग यहाँ से पढ़े भी होंगे। दयाल बाग में साहब बच्चा हमारा पढ़ रहा है। तो ये आप ऐसे 2-3 चीज़ें आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश में। साइंटिफिक सोसाइटी थी, सर सैयद अहमद खान ने खोली, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इजाफा हुआ। हिंदू कॉलेज है जो बनारस में खोला एनी बेसेंट ने, ये भी शिक्षा की दृष्टिकोण से ही था। फिर राधा स्वामी मठ है जो आगरा में खोला गया शिवदयाल साहब के द्वारा। बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अब आप ऐसे एक बढ़िया सा मैप बना देना, यूँ टनटनाता हुआ, तो दिखा देना कि यहाँ आगरा हो गया, यहाँ बनारस हो गया, यहाँ ये हो गया, अलीगढ़ फलीगढ़। इस तरीके से आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देना बढ़िया सा कि पुनर्जागरण के लिए सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सुधार किए गए, भारतीय समाज को विकसित किया गया। ये सारी चीज़ें आप कहानी कंक्लूजन में लिख दोगे। बेसिकली उत्तर प्रदेश में जो पुनर्जागरण हुआ वो ये कीवर्ड कुछ आपको याद होनी चाहिए, नई चेतना का विकास, धार्मिक रूढ़िवादिताओं पर प्रहार। कारण मैंने आपको बताया कि साहब वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ गई, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एंगल आ गया सोचने के लिए, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। कि सेब और गुरुत्वाकर्षण वाला आप एग्जाम्पल दे देना। पुरानी परंपराओं जैसे सती प्रथाएं, ऐसी परंपराओं पर आक्रमण किया, प्रहार किया। प्रहार का मतलब ऐसा नहीं कि लठिया चले गई, मतलब बातों से बुराई, जो विरोध हुआ एक तरीके से, जो पुराने आडंबर चलते थे उनके खिलाफ लोग जागरूक हुए। तर्क शक्ति यानी लोगों को रीजनिंग जो कहते हैं ना कि साहब मानव जो है अब सोचने समझने की क्षमताओं में आगे बढ़ने लगा। बाकी इस तरह से आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। अगला देखते हैं साहब, अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर हो जाएगा कौन सा, ये कौन सा था, 21। ये प्रश्न नंबर 21 है, अब 22 हो जाएगा। ठीक साहब, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और बताओ साहब, क्या कथा तो चल ही रही है, तुम बताओ कैसी चल रही, मौज चल रही है? एक चीज़ का भाई मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है, जैसे जो लड़का और लड़की में हिंदुस्तान में बड़ा अंतर है भैया। हम लड़कों के संग बड़ा भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है लड़कों के संग। नई रिसर्च की है मैंने, पहले भेदभाव लड़कियों के संग होता था, अब लड़कों के संग होता है। एग्जाम्पल दूँ तो मैं तुम्हें बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। भाई साहब, लोग कहते हैं कि पूँछ जो है, पूँछ कुत्ते की टेढ़ी रहती है। भाई साहब, कुत्तियों की तो टेढ़ी रह सकती कि नहीं रह सकती?
नहीं, लेकिन बदनाम कौन है? लड़का, कुत्ता। लड़की कुतिया बदनाम नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो कुतियों की तो नहीं होती है, लेकिन नाम हमेशा बदनाम कुत्ते का ही किया जाता है। ऐसे ही जो है अदरक, अदरक का स्वाद तो, अदरक का स्वाद जो है बंदर के लिए ही कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदरिया कौन सी जानती है? बंदरिया को भी तो अदरक का स्वाद पता है? नहीं पता। पर बदनाम कौन है ससुर? बंदर। क्योंकि हम कौन है? लड़के। बंदर कौन है? लड़का। हमेशा कुत्ता बदनाम किया, बंदर बदनाम किया। कुतिया भी तो पूंछ इसकी टेढ़ी रहती है, बंदरिया भी तो अदरक का स्वाद नहीं जानती। बहुत भेदभाव भाई साहब, बहुत दर्द है हमारे लड़कों के सीने में है, बहुत दर्द है मेरे सीने में। आज ये पगला दिल खोल के नाचेगा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं है, दिल खोल के ये नाचेगा लौंडा भाई साहब। आज इतना बदनाम कर रखा है कुत्ते और बंदर को। ऐसे ही भाई साहब लोग कहते हैं कि साहब घोड़े बेच के सो गए हैं, कहते नहीं घोड़े बेच के सो गए, तो घोड़ी बेच के भी तो सोई जा सकती थी। नहीं, पर बदनाम तो घोड़े को ही करना था लड़कों को। आए ससुर सब पता हमें, सब ये लड़कियों की मिली भगत है, सब लड़कियों ने मिलके भी ये सब हमें लड़कों को बदनाम किया है। जाओ बंदरियाँ हो, जाओ कुतियाँ हो, जाओ घोड़ियों, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। क्या गजब की रिसर्च की थी मैंने, देख रहा है विनोद? यार बहुत तेज दिमाग है मेरा रिसर्च करने में, तुम तो मुझे उल्लू समझते हो। बहुत तेज हूँ, बहुत तेज है। जाओ जाओ। अगला देखते हैं साहब, मज़ा आ गया, मूड फ्रेश हो गया कि नहीं हो गया है? मेंस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, इसलिए बीच बीच में हंसाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो साहब। अब अपन अगली कहानी शुरू करते हैं। आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान पूछा जाए तो लिख पाओगे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का योगदान। अच्छा सवाल है कि नहीं? लिखो साहब। तो इंट्रोडक्शन तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि साहब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिख दो कि मेरठ से तो शुरू ही हुआ था, मेरठ तो यूपी में है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से तो शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इंट्रो में तो आप बहुत अच्छा लिख दोगे। मेन बॉडी देखते हैं अपन।